तो सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। बालक देखभाल एवं शिक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, यानी कि इससे पहले हर एक सब्जेक्ट के 9 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी महिला पर्यवेक्षक भर्ती के नाम से, वहां पर जाकर के आप प्रीवियस की सारी क्लासेस देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता है बालक देखभाल एवं शिक्षा यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट आपके एग्जाम में 45 नंबर का आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कोशिश यह रहेगी कि 45 में से आप आसानी के साथ में 43 से 44 नंबर लेकर के आ पाएँ। कैसे लेकर के आएंगे वो सारी जानकारी आगे हम आपको देने वाले हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें और सारी नोटिफिकेशन पहुँचती रहें। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आप सबको पता है आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं और अभी भी अगर कुछ लोगों की तैयारी कमज़ोर रह गई है, मान लीजिए उन्होंने पूरी तैयारी तो कर ली है, सब कुछ उनका कवर है, फिर भी उनके नंबर 130 से 135 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं और इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उन लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। सक्सेस जंक्शन के द्वारा आप लोगों को बेहतरीन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मात्र 129 रुपये में आप ये प्रैक्टिस सेट मंगा करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तुरंत की तुरंत व्हाट्सएप पर ही आपको ये प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, घर पे नहीं भेजे जाएंगे क्योंकि अब समय ही नहीं है। तो जिन लोगों के नंबर 130 से 135 के बीच में आ रहे हैं उन लोगों को ये प्रैक्टिस सेट जरूर ले लेना है। ये प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेते हैं तो आपके आराम से 15 से 20 नंबर तक बूस्ट हो सकते हैं और जो 130 वाले हैं वो 150 155 तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट जरूर मंगवा लीजिए। साथ ही साथ में जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है या जो लोग चाहते हैं कि एक बार हमको थ्योरी और कवर करना है, जल्दी से हमारी थ्योरी कवर हो जाए, तो थ्योरी और एक एक प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 128 रुपये मिल रहा है। तो आप थ्योरी और प्रैक्टिस सेट एक एक मंगवा सकते हैं। इसके अलावा जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, अब वो चाहते हैं कि कुछ तो तैयारी करके जाएं जिससे हम एग्जाम देने चले जाएं और अगर हमारी अच्छी तैयारी हो जाए तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, उन लोगों के लिए कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 10-10 प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट थ्योरी मात्र 199 रुपये में मिल रहा है। तो जो भी आपको चाहिए आप ये प्रैक्टिस सेट जरूर मंगवा लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग ये प्रैक्टिस सेट या फिर थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस अकॉर्डिंग से हम क्लास चला रहे हैं, अगर आप उस आधार पर चलते रहेंगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। 660 नंबर आप 660 जो वैकेंसी हैं इनमें से एक नंबर आपका जरूर रहेगा, एक वैकेंसी आपकी जरूर पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमने अभी थ्योरी नहीं करवाई है यूट्यूब पर, हमने सीधे प्रैक्टिस सेट शुरू कराए हैं। ठीक है, थ्योरी हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी जब वो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उनको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। आपको जो भी इसमें से मंगाना है वो मंगा लीजिए क्योंकि देखिए एक पोस्ट आपके लिए ज़रूरी है। कैसे तैयारी कर रहे हैं, कब हमने तैयारी शुरू की, या एग्जाम के लास्ट दिनों में तैयारी शुरू की, या फिर सक्सेस जंक्शन के नोट्स लेकर के मात्र 15 दिन में तैयारी करके हम जो है क्वालिफाई हो गए हैं, हमको सिलेक्शन मिल गया है, ये कोई नहीं पूछने वाला है। लोग आपके सिलेक्शन पर देखते हैं कि आपको सिलेक्शन मिला या नहीं मिला, आपने कितने महीने कितने साल तैयारी की, किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये नोट्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि आप आराम से 15 से 20 दिनों में भी अगर ये नोट्स 6-6 घंटे पढ़ करके कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इनमें से कोई भी नोट्स आपको जो भी चाहिए आप मंगवा सकते हैं। कैसे मंगवाना है, तो ये देखिए आपको यहाँ पर स्कैनर दिया गया है। इसी स्कैनर पर चाहे तो 129 रुपये या फिर 128 रुपये या 199 रुपये का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत व्हाट्सएप पर ही आपको PDF फॉर्म में सारे नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, बढ़िया से चाहो तो आप उसको निकलवा लो या फिर आप मोबाइल में पढ़ सकते हो तो उसको डाउनलोड करके मोबाइल पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को नोट्स मिल गए हैं उन लोगों से निवेदन है कृपया आप लोग नोट्स को डाउनलोड जरूर कर लीजिए, है ना। मान लीजिए आप डाउनलोड करना भूल जाते हैं, फिर कल आपका व्हाट्सएप रीसेट हो गया या फिर मोबाइल कहीं गिर गया तो इससे समस्या होती है। डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो आप लोग जिन लोगों ने भी नोट्स ले लिए हैं वो लोग उन नोट्स को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब अपना क्लास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, और कल आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है ना, क्योंकि कुछ समस्या आ गई थी। कोशिश करेंगे कि हम सारी क्लासेस टाइम टू टाइम लेकर के आएँ, थोड़ा सा हम बाहर आ गए हैं। ठीक है, लेकिन कोई समस्या नहीं है, आपकी डेली एक ही क्लास तो आती ही रहेगी। जैसे हम रिटर्न आते हैं सोमवार मंगलवार को रिटर्न आ जाएंगे तो हम जो है क्लासेज आपकी 2-2 क्लास अपनी शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय ईसीसीई पॉलिसी किस वर्ष शुरू की गई थी? अब ये राष्ट्रीय ईसीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि ईसीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं कि कब शुरू हुई थी, फिर इसका फुल फॉर्म भी आपको बता देते हैं। 2009, 2013, 2016 या फिर 2019? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2013 में राष्ट्रीय ईसीसीई पॉलिसी शुरू की गई थी। अब ये क्या है, आइए देख लेते हैं। देखिए, ईसीसीई का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि जो शुरुआती समय होता है बच्चों का, जब वो पढ़ने लायक होते हैं, जैसे कि 5 साल का बच्चा जब हो जाता है तो वो आंगनवाड़ी में जाना शुरू कर देता है। आंगनवाड़ी से सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कराई जाती हैं, खाना पीना सब कुछ, पोषक आहार, पूरक आहार सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2013 में बच्चों की देखभाल के लिए शुरू की गई थी। जो अर्ली चाइल्डहुड का टाइमिंग होती है उनके देखभाल के लिए यह योजना चालू की गई थी। ये फुल फॉर्म आप जरूर याद रखना, फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, किस नियम को उपयोग व अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा नियम है जिसे उपयोग व अनुप्रयोग का नियम कहा जाता है? चलिए देखते हैं, परिणाम का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास के नियम को हम उपयोग व अनुप्रयोग का नियम कहते हैं। अब आप किसी भी चीज़ का उपयोग और अनुप्रयोग कब करेंगे? जब आप उस चीज़ का अभ्यास करेंगे, लगातार उसको यूज करेंगे, तभी तो कहेंगे भाई बहुत बहुत अच्छे से आप इस सामान को यूज कर रहे हो, इसका उपयोग कर रहे हो, इसका प्रयोग कर रहे हो। तो बार बार अभ्यास करने से आप यूज कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि उपयोग और अनुप्रयोग का जो नियम है वो अभ्यास के नियम को कहते हैं। याद रहेगा ना, बार बार यूज कर रहे हैं तो अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं तो उपयोग और अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो उपयोग और अनुप्रयोग का नियम अभ्यास के नियम को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो एक बार फिर से आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बाल विकास के अध्ययन में क्या क्या होता है? किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में? ऑप्शन देखें, प्रक्रियाओं पर जोर दिया जाता है, पर्यावरण और अनुभव की भूमिका पर जोर दिया जाता है, इसमें गर्भाधान से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो बाल विकास होता है, बाल विकास में इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जिन लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा होगा उनको पता होगा कि हम प्रक्रिया पर भी जोर देते हैं कि किस तरह से बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए। तो प्रक्रिया पर भी हम जोर देते हैं। पर्यावरण और उसके अनुभव पर भी जोर देते हैं कि पर्यावरण का बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आसपास के जो माहौल होता है उसका बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी हम चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। और गर्भाधान से लेकर के, यानी कि जब माता गर्भवती होती है और किशोरावस्था तक जब तक बालक रहता है, इसका भी अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी संवेदी और संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है? अब सबसे पहले आपको ये तो पता होगा ये संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है कि बालक का दिमाग कितनी तेजी से काम कर रहा है। संवेदी का अर्थ है कितनी चीज़ों से, कितनी जल्दी वो चीज़ों को महसूस कर पा रहा है, सीख पा रहा है। तो ये जो है संवेदी और संज्ञानात्मक विकास को संदर्भित करता है। यानी कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी संज्ञानात्मक विकास है वो माइंड के डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। अब चलिए देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है, क्ले कार्य, सूत्रण, अनुरेखन या पहेली। अब बताइए आपके दिमाग पर सबसे ज़्यादा जोर इनमें से कौन से ऑप्शन के द्वारा दिया जाएगा? तो देखते हैं, आप दादी हो गई, दादा हो गए, ये लोग क्या करते हैं, पहेली पूछते हैं। ये बच्चे का दिमाग कितना तेज है, चलो एक पहेली पूछ करके देखते हैं। तो ये जो पहेली है ना, ये आपके संवेदी और संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। और भैया आजकल के भाव लोग तो ऐसे पता है, मतलब अभी हमने एक अपने दोस्त को देखा था, वो ग्वालियर से पढ़ के गया, ठीक है, बढ़िया तैयारी व्यारी करके, और बाबा ने वहाँ पहुँच करके इस तरह की पहेली पूछ दी, उसका पूरा दिमाग घूम गया, ठीक है ना। वो गज वज में पूछ दिया, मतलब इसका कोई वो था, खेत था, अब पूछ रहे हैं कि इतने स्क्वायर फीट में कितना गज होता है, बताइए कितना स्क्वायर फीट होता है। बेचारा घूम गया एकदम से, उसको गज वज के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। और बाबा कह रहे हैं तुम क्या पढ़ रहे हो यार जाकर के ग्वालियर, तुमसे अच्छे तो हम ही हैं। तो मतलब बेइज्जती हो जाती है उसकी, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जो बड़े बूढ़े लोग पूछते हैं, तो पहेलियाँ वगैरह जो होती हैं, ये हमारे दिमाग को समझने में, दिमाग की परख करने में, संज्ञानात्मक विकास में मदद करती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान रख लो संज्ञानात्मक जो है, जहाँ पर भी संज्ञानात्मक शब्द लग जाए समझ लीजिए दिमाग के बारे में बात कर रहा है। दिमाग से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पर दिमाग से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, पजल, जिसे हम पहेली कहते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
अधिगम अक्षम बच्चे प्रायः किस प्रकार के कौशल के साथ में संघर्ष करते हैं? अधिगम अक्षम का अर्थ, अधिगम माने क्या होता है? पढ़ना सीखना, ठीक है। लेकिन जो पढ़ने सीखने में अक्षम है, जो कभी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो किस प्रकार के कौशल के साथ में संघर्ष करते हुए नजर आएंगे? आइए देख लेते हैं। सामाजिक कौशल, शारीरिक कौशल, स्थानिक कौशल या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं, फिर समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक कौशल से वो जो है संघर्ष करते नजर आएंगे अगर उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ठीक है। तो आगे चल करके समाज में जो भी चीज़ें बदल रही हैं, जैसे कि कुछ लोगों को मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ये नहीं पता कि मोबाइल पर वीडियो कॉल कैसे करते हैं, तो ये सारे सामाजिक, ये समाज में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे आप दिमाग में रख सकते हैं कि अगर हम अधिगम में अक्षम रहेंगे, अधिगम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो समाज में हमको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो सामाजिक कौशल से वो लोग जो है कह सकते हैं संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। तो अधिगम जो अक्षम बच्चे होते हैं, जो अधिगम में नहीं होते हैं, जो अधिगम में जिनको परेशानी होती है, जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, वो एक तरह से सामाजिक कौशल में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखिए MPSI 2025 के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग मंगवा सकते हैं। जो लेटेस्ट पैटर्न बनाया गया उसके आधार पर MP टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। MP आबकारी के भी नोट्स कंप्लीट हैं और फॉर्म भी बनने शुरू हो गए हैं, आप लोग फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। MP पुलिस, जेल, वन रक्षक, इन सब के नोट्स उपलब्ध हैं। आप लोग व्हाट्सएप नंबर 7052547033 इस पर मैसेज करके अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, या आपका कोई छोटा बड़ा भाई बहन इसकी तैयारी कर रहा हो तो उनको भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए नंबर 6, बच्चों के सामाजिक विकास के लिए मुख्य कारक क्या है? सामाजिक विकास का मतलब समझ रहे हैं? जहां पर आप रह रहे हैं उसके आसपास जो चीज़ें होंगी वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है बच्चे के सामाजिक विकास में? चलिए ऑप्शन देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। परिवार की, विद्यालय की, पर्यावरण की या फिर खेल के मैदान की? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, परिवार की। देखिए आजकल के माता पिता जो है ना, वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं और बहुत कह सकते हैं कि मौसम या फिर समय के साथ में ढल चुके हैं, ठीक है। तो शुरू से ही बच्चों को ये बताना चालू कर देते हैं, बेटा ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं, ये चीज़ आपको नहीं करना है, चोरी करना बुरी बात होती है, पकड़े जाने पर ऐसा होगा। ये सारी चीज़ें बच्चों को ऑलरेडी समझा देते हैं, ठीक है। और यही सारी चीज़ें चल करके समाज में बच्चों के काम में आती हैं। तो जो बच्चों का सामाजिक विकास है ना, उसका मुख्य घटक परिवार ही होता है। बच्चे जैसा अपने परिवार में देखेंगे वैसा वो जा करके समाज में करेंगे, ठीक है। अब उनको स्कूल नहीं सिखाने आएगा, स्कूल तो बाद में सिखाने आएगा। मुख्य काम कौन करेगा? जो मुख्य कारक होगा वो आपका परिवार होगा। परिवार जो चीज़ फेस कर रहा होगा, जो चीज़ उसको बच्चों को दिखाई दे रही होगी, वही चीज़ें बच्चे सीखेंगे, ठीक है। इसीलिए आजकल के जो माता पिता हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों के सामने, बेटा वो कैट है, बेटा वो डॉग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बोलते हैं जिससे कि बच्चों को इंग्लिश भी अच्छे से आए, क्योंकि आगे चल करके इंग्लिश की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली, ठीक है ना। अपन तो फेस कर रहे हैं परेशानी। MP के ज़्यादातर लोग जो है ना इंग्लिश वाले फॉर्म भरते ही नहीं हैं। जैसे कि बैंक का आ गया, IBPS का आ गया, SBI का आ गया, नहीं भरते। क्यों नहीं भरते? अरे सर उसमें इंग्लिश है। MPSI में सबसे बड़ी समस्या इंग्लिश की ही है, ठीक है ना। तो अभी से जो बच्चे हैं उनको आप अपने अनुसार ढालिए, उनको इंग्लिश की चीज़ें बताइए, बेटा ये ऐसे ये ऐसे, तो अभी से ही वो इंग्लिश के प्रति जो है कह सकते हैं समर्पित होंगे और इंग्लिश को सीखेंगे, ठीक है। तो आजकल के जो माता पिता हैं वो बहुत ही अच्छे से बच्चों को अपने अनुसार ढाल रहे हैं। तो परिवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चों के सामाजिक विकास के लिए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, प्रारंभिक बाल्य अवस्था भाषा के विकास की शैली की कैसी अवधि होती है? यानी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है ना, वो भाषा के विकास में, प्रारंभिक बाल्यावस्था से मतलब है कि तीन साल के बाद में जो 3 से 4-5 साल की जो एज होती है, वो विकास की कैसी अवधि होती है भाषा के विकास की? एक महत्वहीन अवधि है? नहीं, महत्वहीन कभी भी नहीं होता। महत्वहीन का मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। एक संवेदनशील अवधि है, एक तटस्थ अवधि है, या फिर गैर महत्वपूर्ण है। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए क्योंकि दोनों आपको नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। ये दो तो खत्म हो गए, अब बचा का एक तटस्थ और एक संवेदनशील। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक संवेदनशील। संवेदनशील का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आप बच्चों को जो सिखाएंगे, बच्चों का जो दिमाग है वो कोरा कागज होता है, सबको पता है, ठीक है। जो चीज़ आप बच्चों के उस कोरे कागज पे लिख देंगे, बच्चे उस चीज़ को आगे अपने जीवन में उतारेंगे, ठीक है। तो ये शुरुआत की बाल्यावस्था होती है ना, ये भाषा के विकास की कैसी अवधि होती है? बेहद महत्वपूर्ण, बेहद संवेदनशील अवधि होती है, ठीक है। तो भाषा जो है वो इसी टाइम पर बच्चे सीखते हैं। अब आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसी भाषा को बच्चे सीखेंगे। आप अगर प्यार से अच्छे से बात कर रहे हैं बच्चों से, तो बच्चे भी आगे चल करके अच्छे से ही बात करेंगे। आप अगर उनसे गुस्सा होकर के या फिर कह सकते हैं गाली गलौज करके बात कर रहे हैं, तो वो भी आगे चल के वही करने वाले हैं। तो ये जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, ये उनके भाषा कौशल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा संवेदनशील अवस्था होती है। आगे बढ़िए, नंबर 8। निम्न में से कौन संवेगात्मक विकास का एक हिस्सा है? बताइए कौन सा इसमें से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? चलिए ऑप्शन देखें फिर समझाते हैं। अवधान व स्मृति,
शारीरिक प्रणाली की प्रक्रिया, अंतर व्यक्ति कौशल या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। संवेगात्मक विकास से भी तात्पर्य क्या है? माइंड और दिमाग के विकास से तात्पर्य है आपका संवेगात्मक विकास, जो कि बहुत तेजी से होता है। तो अवधान व स्मृति ये भी आपके माइंड से संबंधित है। स्मृति का अर्थ है जो दिमाग है आपका, जो मेमोरी है। तो मेमोरी भी किससे संबंधित है? आपके संवेगात्मक विकास से संबंधित है। आपको कई बार बनता है जहां पर भी संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास देखने को मिले, समझ लीजिए वो दिमाग से संबंधित है। अब दिमाग से संबंधित इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है दिमाग को संदर्भित कर रहा है, दिमाग के बारे में बात कर रहा है? तो वो है स्मृति। जो याद होती है ना, जो स्मृति होती है, जो मेमोरी होती है, कहाँ पर होती है? दिमाग में होती है। और हमने कहा दिमाग जहाँ पर भी संज्ञानात्मक शब्द आए, संवेदात्मक शब्द आए, वो आपके दिमाग को संदर्भित करेगा। तो अवधान व स्मृति जो है वो संवेगात्मक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किशोरावस्था में बालक का विकास कैसे होता है, किस तरह से होता है? देखते हैं। पढ़ने के लिए होता है, सर्वाधिक होता है, आवश्यक होता है या फिर आसान होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो किशोरावस्था होती है इसमें बालक का जो विकास है वो बहुत तेजी से और सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखना, किशोरावस्था में बालक का विकास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से होता है। बालक हर चीज़ों को सीखता है, हर चीज़ों को जानने की इच्छा होती है। तभी तो कहते हैं अरे भैया वो लड़का तो जवान है। जवान है मतलब कि हर चीज़ को वो सीखने के लिए तत्पर है, हर चीज़ के बारे में वो जानना चाहता है। ठीक है ना, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसी में लोग कैरियर बना लेते हैं किशोरावस्था में, और इसी में लोग कैरियर खराब कर लेते हैं। कुछ लोग गलत संगत में फंस जाते हैं तो फिर उनको ज़िंदगी भर ऐसे रोना पड़ता है। और जो लोग इस किशोरावस्था में सही काम कर जाते हैं, सही लाइन पकड़ जाते हैं, वो आराम से कोई ना कोई जॉब लेकर के हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से देखरेख कर रहे हैं, उनकी किस तरह से उनको कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल किशोरावस्था में बालक का विकास सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संदर्भ में आरंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा में कौन सी आयु अवधि निहित है? यानी इनमें से कौन सी ऐसी एज टाइम है जो कि आरंभिक बाल्यावस्था के अंदर आती है? चलिए देखते हैं। 1 से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष या फिर जन्म से 5 वर्ष? थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा करके देंगे, लेकिन आप मेन शब्द पकड़िए। मेन शब्द क्या कह रहा है कि आरंभिक बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है। तो सही आंसर है जन्म से 8 वर्ष तक की जो अवधि होती है इसको हम आरंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा की अवधि कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था की शुरुआत हो रही होती है, बच्चे हर चीज़ धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहे होते हैं। जब भी ऐसे कोई ऑप्शन आए तो सबसे पहले आपको वो चीज़ अपने दिमाग पे लाना है। ठीक है, अब मान लीजिए जन्म से 8 वर्ष का बालक है, तो अपने दिमाग पे लाइए जन्म से 8 वर्ष का बालक कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें कर रहा होगा। तो ये आरंभिक बाल्यावस्था की एज होती है। बालक सीखने का प्रयास करता रहता है, हर चीज़ के बारे में जानने की उसकी इच्छा होती है। तो ध्यान रखना, आरंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा की एज कौन सी होती है? जन्म से 8 वर्ष तक की एज होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए ये भी फैक्ट वाला प्रश्न है। दोनों में से किसी एक हाथ के उपयोग को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ठीक है, मान लीजिए वो कहते नहीं कि भैया वो तो लेफ्ट हैंडर है, वो तो राइट हैंडर है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, आपने कह तो दिया कि भैया वो युवराज सिंह है ना, वो लेफ्ट हैंडर खेलता है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। प्रधान हाथ कहेंगे उसको, सहायक हाथ कहेंगे, हस्त प्रधानता कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसी एक हाथ को आप प्रधानता दे रहे हैं, यानी कि आप हस्त प्रधानता का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोनों में से किसी एक हाथ के उपयोग को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को हम हस्त प्रधानता कहते हैं। ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, स्टार मार्क कर लीजिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, पर्यवेक्षक, बाल विकास अधिकारी एवं जिला शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी, इनमें से किस संगठन के कार्यबल होते हैं? यानी कि ये सारे लोग मिलकर के किस संगठन का निर्माण करते हैं? कौन कौन है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का फॉर्म भरा होगा उनके लिए है। आंगनवाड़ी सहायिका है, ठीक है, पर्यवेक्षक है, महिला सुपरवाइजर हैं, बाल विकास अधिकारी हैं, CDPO जो हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, ये सब मिल करके किसका निर्माण करते हैं? WHO का। भैया ये तो वर्ल्ड में होता है, इसमें आंगनवाड़ी सहायिका का क्या काम है? ICDS का, मे भी कर सकते हैं, केयर का, और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ICDS का निर्माण करते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से अधिकारी ICDS के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे अधिकारी जो हैं वो ICDS के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आपके लिए आए हैं। नंबर 13, दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है? आपसे विभागों वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये योजना इस विभाग में है, ये योजना उस विभाग में है, तो बताइए दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग या फिर दिव्यांगजन कार्य विभाग? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना आती है। यह आपको याद रखना है।
चलिए 14 नंबर देखते हैं। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, इसीलिए हम छुट्टी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो समय मतलब कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। चाहते तो हम एक ना एक दिन की छुट्टी ले सकते थे, लेकिन हमको लग रहा है भैया आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, छुट्टी ले लेंगे तो आपका इस तरह से फेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेंगे, कम से कम एक क्लास तो आपकी आएगी ही आएगी, ठीक है। बाकी हम अभी जा रहे हैं दिखाने के लिए कहीं बाहर, ठीक है ना। थोड़ा सा जो टाइफाइड है वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है, ठीक है। दिखा करके आएंगे, लेकिन क्लासेज आपकी डेली आएंगी, ठीक है। मंगलवार या फिर सोमवार को हम यहाँ पर आ जाएंगे वापस से अपने स्टूडियो में, और डेली आपकी 2-2 क्लास कराएंगे, ठीक है। और सोमवार से ही आपका हम मिनी मॉक टेस्ट भी चालू कर देंगे, इसीलिए कह रहे हैं जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट मंगा लिया भैया वो लोग ठीक है, जिन लोगों ने नहीं मंगाया कोशिश करिए कि प्रैक्टिस सेट तो कम से कम मंगा लीजिए, जिससे कि जल्द से जल्द मिनी मॉक टेस्ट चालू हो सके। चलिए, इनमें से कौन अधिगम को प्रभावित करता है? तो आपका हो गया आंसर। आंसर क्या था उसका? आंसर था सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन अधिगम को प्रभावित करता है? अधिगम का मतलब समझ रहे हैं ना, पढ़ने को, पढ़ाई लिखाई सीखने को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो कौन सा अधिगम को प्रभावित करेगा? फीडबैक, अर्थपूर्णता, संपूर्ण एवं आंशिक अधिगम, या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखिए, प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सारी चीज़ें अधिगम को प्रभावित करती हैं। फीडबैक का मतलब समझ रहे हैं? मान लीजिए हमने आपको पढ़ाया, ठीक है, हमने आपको पढ़ाया, आपके चेहरे पर इस तरह की मुस्कान आ गई। अब ये आप फीडबैक देंगे ना, हमको भी तो पता चलना चाहिए कि भैया कैसे इन लोगों को लग रही क्लास, कैसे क्या लग रही है, तो आप फीडबैक कैसे देंगे? फीडबैक देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहेगा कि सर क्लास बहुत अच्छी है, या समझ में हमारे आ रहा है, या ये समस्या है, या ऐसा वैसा। तो वो फीडबैक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और आपका फीडबैक, आपके कमेंट तो हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको ये ताकत मिल रही है कि हम बीमार होने के बाद में भी आपको लगातार पढ़ा रहे हैं, लगातार क्लासेस ले रहे हैं। तो कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। अर्थपूर्णता, अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है अधिगम का, तो ये भी प्रभावित करेगा, यानी अर्थपूर्णता भी आपको आपके अधिगम को प्रभावित करती है, दोनों प्रभावित करती हैं। उसके बाद में संपूर्ण एवं आंशिक अधिगम, अगर आपको हम पूरा कोर्स करा देंगे वो भी प्रभावित करेगा, और आंशिक यानी कि कम कोर्स कराएंगे वो भी आपको प्रभावित करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाने वाला है। चलिए नंबर 15 देखिए, अब जिन लोगों ने बायोलॉजी की ली होगी पीडीएफ, उनको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था के नियमन में शामिल रहता है? यानी कि जो पीरियड्स आते हैं लेडीज़ लोगों को, तो इनमें कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कई बार बताया है, टेस्टोस्टेरोन जो है उसको हम प्लस हार्मोन कहते हैं, यानी कि ये स्पेशली पुरुषों का हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन या फिर सभी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन मासिक धर्म चक्र प्रवर्तन और मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था के नियमन में शामिल रहता है प्रोजेस्टेरोन, और इसे हम माइनस हार्मोन्स कहते हैं, यानी कि ये स्पेशली लेडीज़ का हार्मोन्स होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 आपके सामने देखिए। सीजोफ्रेनिया किससे संबंधित एक विकार है? तंत्रिका संबंधी विकार है, शारीरिक विकार है, मानसिक विकार है, या फिर उपरोक्त सभी? तो रोग के बारे में आपसे पूछा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह एक मानसिक विकार होता है। जिसको सीजोफ्रेनिया हो जाता है वो मानसिक रूप से जो है कहते हैं कि दिव्यांग हो जाता है, मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। तो मानसिक विकार है सीजोफ्रेनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सामाजिक समूह की नैतिक संहिताओं के अनुपालन में व्यवहार को क्या कहा जाता है? यानी सामाजिक समूह जो है, सामाजिक समूह का मतलब है कि समाज में जो समूह बने हुए हैं उनकी नैतिक संहिताओं के अनुपालन, नैतिक का मतलब है जो समाज ने नियम और कानून बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग काम करने को हम क्या कहते हैं? आइए देख लेते हैं। तो नैतिक समूह से क्या तात्पर्य है कि आप जो समाज के द्वारा नियम बनाए गए हैं उनका अनुपालन आप कर रहे हैं, तो इस व्यवहार को क्या कहा जाएगा? अनैतिक व्यवहार कहा जाएगा, नैतिक व्यवहार कहा जाएगा, अनमोरल व्यवहार कहा जाएगा, या फिर संचार कौशल कहा जाएगा? आप जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं आप उनका पालन कर रहे हैं, तो इस व्यवहार को हम क्या कहेंगे? नैतिक व्यवहार कहेंगे। यानी कि आप सभी नियमों एवं कानून के अधिकार के मतलब अनुसार चल रहे हैं, तो ऐसे बालक को हम कहते हैं कि बहुत अच्छा बालक है, बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है। नैतिक शिक्षा पहले आती थी ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो पुराने मतलब कि पुराने तो सभी हैं, कक्षा 5 में कक्षा 6 में पढ़ा होगा, नैतिक शिक्षा आती थी पहले। मतलब बच्चों को ये सिखाते थे कि किस तरह से आपको समाज में रहना है, समाज में क्या क्या नियम बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना रहता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या है? उन बच्चों को क्या कहा जाएगा जिसने जीवन के प्रथम 2-3 वर्षों में उसकी श्रवण क्षमता खत्म हो गई है, परिणामतः वह भाषा अर्जन नहीं कर पाया? कुल मिलाकर के आपसे कहा गया है कि ऐसा बच्चा जिसके प्रथम 2-3 वर्ष जो है, जब उसका जन्म हुआ तो शुरुआत के 2-3 वर्ष में उसके सुनने की क्षमता जो है वो समाप्त हो गई, जिसकी वजह से वह भाषा अर्जन नहीं कर पाया, यानी कि भाषा को सीख नहीं पाया है। ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे? वाक्य शक्ति बाधित कहेंगे, ऊंचा सुनने वाला कहेंगे, बधिर कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उसको हम बधिर कहेंगे, ठीक है ना।
बधिर का अर्थ होता है कि अब बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है, ठीक है, बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे बच्चे को हम क्या कहते हैं, उसकी 2-3 वर्ष में ही उसकी श्रवण क्षमता जो है वो खत्म हो गई है, इस वजह से हम उसको बधिर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, HIV किससे नहीं फैलता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इनमें से किससे HIV नहीं फैलता है। HIV के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं, बहुत कुछ PDF नोट्स में डिटेल में आपको समझाई गई है, कौन सी योजना भारत सरकार की है, कौन सी विश्व के द्वारा HIV के लिए कौन सी योजना चालू की गई हैं, कितना कंट्रोल किया है, कौन सी वैक्सीन बनी है या नहीं बनी है, ये सब आपको PDF में दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। PDF हमने इस तरह से तैयार किया है, देखिए यहाँ पर इस तरह से पूरा डिटेल दिया हमने, ठीक है, पूरा डिटेल करा दिया है। उसके बाद में नीचे पूरी एक चार्ट बना करके उसको शॉर्ट में समझा दिया है। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो उस वक्त आपको 2 दिन पहले ये पूरा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पूरा डिटेल का सार आपको इस चार्ट में मिल जाएगा, तो वो चार्ट रिवीजन करके आप जा सकते हैं। इस तरह से हमने थ्योरी नोट्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम टाइम पर यही, इसी वजह से हम कह रहे हैं आपके एग्जाम टाइम पर 15 से 20 नंबर का बूस्ट यही नोट्स करने वाले हैं। ठीक है, तो तुरंत मंगवा लीजिए। बताइए HIV किससे नहीं फैलता है? पसीने से, लार से, मूत्र से या फिर सभी से? आइए देखते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से HIV नहीं फैलता है। ठीक है ना, ना तो पसीने से फैलेगा, ना लार से फैलेगा, ना मूत्र से, ना मतलब इन सभी से नहीं फैलेगा। तो फैलेगा किससे? अगर संक्रमित व्यक्ति का ब्लड अगर आपको चढ़ा दिया जाता है, तो समझ लीजिए जिसको ये ब्लड चढ़ाया गया है उसको HIV हो जाएगा। इसके बाद में जो यौन संबंध बनाए जाते हैं, मतलब कि बिना प्रोटेक्शन के, तो वहाँ पर भी संभावना रहती है एड्स या फिर HIV फैलने की। तो समझ गए, ये सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्या कह रहा है? जन्म के 1 एवं 5 मिनट बाद नवजात शिशु के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए इनमें से कौन से पैमाने का जो है यूज़ किया जाता है? यानी कि 5 मिनट बाद, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे के जन्म के जस्ट 5 मिनट बाद किस पैमाने का यूज़ किया जाता है उसके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए? वाइनलैंड पैमाना, एपगर पैमाना, नब्ज माप या फिर कोई नहीं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एपगर पैमाने का यूज़ किया जाता है। जो बच्चा जैसे पैदा ही हुआ है 5 मिनट के अंदर, 1 से 5 मिनट के अंदर उसका जो है स्वास्थ्य जांच करने के लिए कि बच्चे की नब्ज ठीक चल रही है, बच्चे सांस सही से ले पा रहा है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, ब्लड पर्याप्त मात्रा में है, इसको हम एपगर पैमाना कहते हैं। आगे बढ़िए, 21 नंबर, चीज़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? आरोही का मतलब है कि जैसे अव ध्यान रखिए, अव मतलब क्या होता है? नीचे की ओर। तो ज़्यादा से कम की ओर जब हम जाते हैं तो हम उसको अवरोही क्रम कहते हैं। आरोही का अर्थ है कि बढ़ना की ओर। ठीक है, आ माने ऊपर, बड़ा है ना, बड़ा का अर्थ है छोटे से लेकर के ऊपर बड़े की ओर जब हम जाते हैं तो उसको हम आरोही कहते हैं। डिफरेंस समझ में आया? अवरोही, अव माने नीचे की ओर, यानी बड़े से जब हम कम की ओर जाते हैं तो अवरोही कहते हैं, और जब कम से बड़े की ओर जाते हैं तो उसको हम आरोही कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है। इसको हम क्या कहेंगे? क्रमबद्ध या फिर क्रमांकन कहेंगे, वर्गीकरण कहेंगे, अभिज्ञान कहेंगे या फिर संरक्षण कहेंगे? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्रमबद्ध कहते हैं या फिर क्रमांकन कहते हैं। जैसे हमने क्रमांकन कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या कर रहे हैं? छोटे से बड़े की ओर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्रमांकन के अंतर्गत आ जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फैक्ट वाला प्रश्न है, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। एक्ट वाले जो प्रश्न होते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। कब पारित किया गया? 1980, 1982, 1984 या फिर 1986? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में इस एक्ट को पारित किया गया था, बाल श्रम निषेध एवं नियमन एक्ट। और ये सारे एक्ट वगैरह जो है ना, ये टॉप 100 PDF दे चुके हैं हम एक्ट की टॉप 100 दे चुके हैं। देखिए, एक्ट की टॉप 100 दे चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपके योजनाएं हैं, टॉप 100 योजनाओं की PDF आपको दे चुके हैं। इसके बाद में टीकाकरण की टॉप 100 टीकाकरण की PDF आपको दे चुके हैं। इसके बाद शारीरिक ज्ञान की टॉप 100 की PDF आपको हम दे चुके हैं। ठीक है ना, तो जिन लोगों ने नोट्स मंगाए हैं उन सबको ये PDF भी दी गई है। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ में ये टॉप 100 की PDF भी आप लोगों को दी गई हैं, ये एक्स्ट्रा में दी गई थी। इसके बाद में अब जो लोग भी लेंगे PDF, मतलब जो भी PDF परचेज करेंगे, उनको आगे आने वाली सारी जो वीडियो की PDF है वो आपको फ्री में दी जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन निवेदन यही है कि सब लोग डाउनलोड जरूर कर लेना, है ना। 23 नंबर है, बच्चों की यह समझ कि वस्तुएं विद्यमान नहीं रहती हैं तब भी उन्हें देखा या सुना जा सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? यानी कि वस्तुएं चाहे समाप्त हो जाएं, ठीक है, समाप्त हो जाएं, फिर भी हम उनको देख या फिर सुन सकते हैं। बताइए हम इसको क्या कहेंगे? स्तरीकरण कहेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे, वस्तु स्थायित्व कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रक्रिया को हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तेज हम इसलिए चल रहे हैं जल्दी क्योंकि तबीयत में थोड़ा सा डाउनलेस है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। 24, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ लेवल कितना होता है? बहुत जल्द हम ठीक हो जाएंगे, परेशान मत होइए। क्लासेज आपकी 2 क्लास चलाएंगे, बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहें, आपकी क्लासेज नहीं रुकने वाली। ठीक है,
तो जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है? 71 से 80, 111 से 120, 91 से 110 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 71 से लेकर के जो 80 तक की जो होती है उसे हम जड़ बुद्धि बालक का IQ लेवल कहते हैं। आगे बढ़िए। नंबर 25, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अनुभव होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक का पाठन करना चाहिए या फिर जिज्ञासा होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, सीखने की इच्छा नहीं है, तो कोई कहीं से भी आ जाए, आइंस्टीन उतर कर आ जाए, लेकिन आपको सिखा नहीं सकते हैं। जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि हाँ, महिला सुपरवाइजर का ये जो एग्ज़ाम है वो हम शुक्ला सर की PDF मंगा करके पढ़ करके क्वालिफाई करके पोस्ट लेंगे, ये 100% लेंगे ही लेंगे। अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा है तो 101% आप इस पोस्ट को ले लेंगे। और आप अगर अंदर से सोच रहे हैं अरे ठीक है पढ़ ही लेते हैं, क्या जा रहा है, तो भैया दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना? तो आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए। जिसके अंदर जिज्ञासा होगी उसका चेहरा इस तरह से खिला रहेगा। अब बताइए किसका किसका चेहरा खिल रहा है? और जो ऐसे ही पढ़ रहे होंगे वो ये कह रहे हो चलो ठीक है पढ़ ही लेते हैं, क्या दिक्कत है ना? तो हमेशा आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को सीखने की, समझने की जिज्ञासा, इच्छा होनी चाहिए। नंबर 26, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? किस वजह से बालक के अंदर अपराधी प्रवृत्ति विकसित होती है? परिवार का वातावरण, आर्थिक अभाव या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम या फिर अनुशासनहीनता? सबसे महत्वपूर्ण है परिवार का वातावरण। अगर परिवार के वातावरण में जो है आपराधिक घटनाएं हो रही होंगी, आपराधिक चीज़ें वो बालक देख रहा होगा शुरू से, तो फिर वो भी आगे चल करके वही घटनाएं करेगा, वही प्रक्रिया करेगा। ठीक है ना? इसीलिए कहते हैं भाई बाहर आप कुछ भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर घर में आप आ गए हैं और आपके घर में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक हैं तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें कभी भी बालकों के सामने नहीं करनी है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं बालक के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, बालक वही सारी चीज़ें सीख रहा है। ठीक है? तो अपराधी प्रवृत्ति को विकसित करने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान NIVH कहाँ पर स्थित है? NIVH का फुल फॉर्म ध्यान रखना, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता, देहरादून, दिल्ली, नोएडा। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में SLD शब्द का अर्थ क्या है? SLD का फुल फॉर्म कुल मिलाकर के आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं। सेल्फ लर्निंग डायरेक्शन, स्पेशल लर्निंग डायरेक्शन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, SLD का अर्थ है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और सबको पता होगा, कई बार हमने प्रैक्टिस सेट में करा रखा है। आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? निषेचित अंडा गलत, जायगोट गलत, क्रोमोसोम गलत, जीन जो है वो आनुवांशिकता की इकाई होती है। और आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स के फादर कौन है? यही आज का आपका क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जेनेटिक्स के फादर किसे माना जाता है, आनुवांशिकता के पिता किसे माना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगभग उम्मीद करते हैं सब लोग कमेंट करेंगे। आगे बढ़िए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बालक अधिक तीव्रता से कब सीखना प्रारंभ करता है? कौन सी विधि से बालक अधिक तीव्रता से सीखेगा? व्याख्यान विधि से, यानी आप लेक्चर दोगे बालक को तब सीखेगा, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाओगे तब सीखेगा, कंप्यूटर से पढ़ाने पर सीखेगा, या फिर क्रिया विधि से पढ़ाई कराने पर यानी कि प्रैक्टिकल करने पर बालक सीखेगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बालक क्रिया विधि से पढ़ाई करने पर ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। अगर बालक प्रैक्टिकल करके देखेगा, कोई भी चीज़ करके देखेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। यानी कि एक बालक अधिक तीव्रता से कब सीख सकता है? जब वो चीज़ करके देखे। वो जैसे कि बताएगा भैया मेढक के अंदर जो है ऐसे इतने कच्छ होते हैं, उसके हृदय में इतने कच्छ होते हैं। ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिकल कराइए। आप मेढक को होता है ना प्रैक्टिकल, प्रयोगशाला में होता है, मेढक को पकड़ते हैं, फिर उसको मार देते हैं, फिर उसका जो है प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं लोगों को। तो ऐसे में क्या है, बालक सीख लेता है कि हाँ इसके हृदय में इतने कच्छ होते हैं, इतनी किडनी होती है, इसकी इतनी स्किन होती है, ऐसे ये सांस लेता है। तो वो करके जब देखता है उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओह, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज कर देना है। ठीक है, आपको टीम रिप्लाई कर देगी और अपने नोट्स ज़रूर प्राप्त कर लेना है। अभी भी जो लोग 130 135 के आसपास हैं, अगर आप नोट्स पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, 6 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं पर डे, तो आराम से नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। आपका सिलेबस अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ है तो अभी भी आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो तुरंत नोट्स मंगा लीजिए और अपने नंबर जो हैं वो कम से कम 15 से 20 नंबर आप बूस्ट कर सकते हैं। इस तरह से इन नोट्स को डिज़ाइन किया गया है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे कोई अपडेट आती है, आज क्लास लगने वाली है, नहीं लगने वाली है, क्लास में आज ये चीज़ पढ़ाई जाने वाली है, वो सब हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम है, सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी हम ठीक हो जाएंगे, उसके बाद में मिलते हैं जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।